अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में आपसे बात करनी है। अमेरिका, इसराइल और कुछ लोग, कुछ मुल्क और मिलके कुछ पका रहे हैं, कुछ कुक कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं ईरान के बारे में, ईरान के ख़िलाफ़ कुछ जो हमें न्यूज़ मिली हैं, रिपोर्ट्स मिली हैं, हम आपको वो बताएंगे। और क्या ईरान के पास पहले से एटम बम या एटॉमिक पावर ईरान है, ये एक सवाल है जिसका हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, सबसे पहला काम क्या हुआ? जो बाइडेन इलेक्शन जीते, जीत के ऑफिस में आए। ऑफिस में आने के बाद उनके ऑफिस की तरफ से 2 बयान दिए गए जो बहुत ही अच्छे थे, पॉजिटिव थे, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। पहला उनका बयान ये गया था कि जी हम ईरान के साथ जो हमारी न्यूक्लियर डील हुई थी, उसको हम रिवाइज़ करना चाहते हैं। 2015 के वक़्त में अदवार में, उस अदवार के अंदर जो ओबामा थे, प्रेसिडेंट ओबामा, और जो ईरान के जो यानी समझे कि उनकी लीडरशिप थी, उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था, और यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल थी, कि जनाब आप अपनी जो यूरेनियम या अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक हद से ज़्यादा नहीं करेंगे, और उसके बदले में हमने जो आप पे पाबंदियाँ, सैंक्शंस लगाई हैं ट्रेड की, वो हम उठा देंगे। मुआहदा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, पूरी दुनिया ने इसे खुशाइन करार दिया, और ईरान में भी कुछ प्रॉस्पेरिटी आई, उनकी करेंसी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई थी उसके बाद। लेकिन फिर जनाब 2017 के अंदर ट्रंप साहब ने, 17-18 के दरमियान में ट्रंप साहब ने इस मुआहदे से पीछे हट गए, और उन्होंने ये कहा कि नहीं जी जनाब, इससे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, ईरान हमें धोखा दे रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, पीछे से वो एटम बम भी बना रहा है और हमसे पाबंदियाँ भी उसने उठवाई हुई हैं और ट्रेड भी कर रहा है वो। एनी हाउ, जब नई जो बाइडेन गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त भी जो गवर्नमेंट थी ओबामा की, वो इन्हीं की पार्टी, जो बाइडेन की पार्टी की थी, और उस वक्त जो बाइडेन जो थे वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम भी जब ये मुआहदा हुआ था। तो बहरहाल उसके बाद उम्मीद की गई कि जब ये आएंगे तो मामला को आगे चलाएंगे, और उन्होंने शुरू में ऐसा किया भी। पहले जनाब इन्होंने एक बयान दिया कि उनके जो यूएस की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने, कि हम चाहते हैं रिवाइज़ करना या दोबारा से रिवाइव करना उस न्यूक्लियर मुआहदे को जो कि हमारा हुआ था, और ट्रंप फिर हमारे प्रेसिडेंट ने उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जनाब व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब वी वेलकम रिवाइज्ड न्यूक्लियर डील, यानी हम भी चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील हो जाए, और इस बारे में ईरान की तरफ से भी अच्छा और पॉजिटिव जवाब आया था। बाकी जनाब यूएसए और इजराइल जो है वो थोड़े से टाइटर डील चाहते हैं, ये एक अलग बात है। यानी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन उन टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं जिन टर्म्स एंड कंडीशन में वो 2015 में बना था। वो उसमें कुछ और शिकें शामिल करना चाहते हैं, कुछ और कंडीशंस शामिल करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि बने, लेकिन कुछ हमारी मर्ज़ी और शामिल हो जाए, थोड़ा-सा और टाइट कंडीशंस कर दें, और फिर हम उनके साथ चलें। जनाब इस बारे में जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा थे, उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें जी, हम आपके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यही है कि एक तो वही एग्रीमेंट होगा जो 2015 में हुआ था, उसके बाद की कोई उसमें नई शिक नहीं शामिल की जाएगी, कोई उसको ज़्यादा टाइट या मुश्किल नहीं बनाया जाएगा हमारे लिए। और दूसरा, जो आपने हम पे पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, पहले उन पाबंदियों को हटाएँ, फिर अगली बात करें। वो ये कहते हैं जनाब सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ना करें आप पहले हम पे पाबंदी हटाएँ, अपने एक्ट से शो करें कि आप हमारे साथ आगे चलना चाहते हैं, और हमें महसूस हो कि जनाब हमारे साथ मामलात फ़ेयर हो रहे हैं, सही डीलिंग हो रही है, तब हम आपके साथ मुआहदे में आगे चलेंगे। उन्होंने भी दो टोके एक बात कर दी है। बाकी जनाब कहा यह जा रहा है कि आखिरी 3 सालों में बहुत कुछ बदला है, जब से 2017 में ट्रंप साहब ने मुआहदे से हटे हैं। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है ईरान पे पाबंदियाँ लग गई, लेकिन ईरान तो पहले ही पाबंदियों के साथ इतने सालों से चल रहा था। तो बकौल मीडिया के, वेस्टर्न मीडिया के, कि ईरान ने बहुत डेवलपमेंट की है, और उनका ये कहना है कि शायद ऑलरेडी ईरान के पास एटॉमिक आर्सेनल या एटॉमिक पावर मौजूद है, एटम बम ऑलरेडी मौजूद है, और अगर नहीं भी है तो वो अगर चाहें तो कुछ महीनों के इतराफ़ में, कुछ महीनों के अंदर अंदर वो इस काबिल हैं कि वो एटम बम बना सके। ये है वो जो वेस्टर्न मीडिया बता रहा है, ये ईरान का अपना मौक़िफ़ ऐसा नहीं है। अच्छा जनाब, यूके और इज़राइल ये कहते हैं कि ईरान के पास पहले से एटम बम मौजूद है, और अगर मौजूद नहीं है तो वो बना सकता है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। उस हवाले से जनाब हम आपको बताएं कि जोहरी तनाज़ा आगे बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा यूँ समझे एस्केलेट हो सकता है, और ये एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ भी जा सकता है। अब ये एक क्लेम जो इन यूएस और इज़राइल की तरफ से आया है कि ईरान के पास मौजूद है, इसी तरह का एक क्लेम आपको पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, हम भी उस टाइम बहुत छोटे थे लेकिन खबरें सुनते थे तो हमें पता था कि इराक के बारे में जब सद्दाम हुसैन पे अटैक करना था, तब भी इसी तरह का एक बयानिया बनाया गया, बिल्ड किया गया था वेस्ट में, कि जनाब उनके पास एटम बम है, लिहाजा हम वहाँ जा रहे हैं, अटैक करेंगे, पूरे इराक को तबाह कर देंगे। और जब इराक में घुस गए, 1 डेढ़ साल वहाँ तबाह कर दिया, पूरी मईशत गिरा दी, सब कुछ उनका इसमें बट्टा बिठा दिया। उसके बाद जब निकलने लगे तो एक छोटी सी माजरत कर दी कि सॉरी जी, हमें गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमारी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट गलत थी, यहाँ तो कोई एटम बम नहीं, लिहाजा हम जा रहे हैं। लेकिन जनाब एक छोटी सी माजरत से आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके बाद निकलते हुए एक छोटी सी माजरत कर दी, तो उस माजरत का क्या फ़ायदा? फिर यूके के जो टोनी ब्लेयर थे, उन्होंने भी कहा था कि जी मैं पूरी इंग्लैंड या समझिए ब्रिटिश कौम की तरफ से माजरत चाहता हूँ, लेकिन उस माजरत के हवाले में जो आप मुल्क को तबाह करके चले गए हैं, उसको कौन पूरा करेगा? एनी हाउ, हो सकता है कि ऐसा ही कुछ प्लान ईरान के बारे में भी किया जा रहा हो, लेकिन बहरहाल पास्ट में तो ऐसा नहीं हो सका। हालांकि बुश की हुकूमत थी,
جو بہت اسٹرانگ حکومت تھی اس میں تھا کہ شاید وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے، کیونکہ بش ہی تھا جو افغانستان میں بھی گیا، جو عراق میں بھی گیا، تو ایکسپیکٹڈ تھا ایران میں جائے گا، پر وہ نہیں گیا۔ اس کے بعد اوباما گئے، وہ بھی نہیں گئے، انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا۔ اس کے بعد پھر جو یہ آئے ٹرمپ صاحب آئے، یہ بھی نہیں جا سکے، انہوں نے بھی وہ جسارت نہیں کی کہ ایران میں گھسے۔ تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا، کچھ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید یہ ایک پلے گراؤنڈ یا گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کوئی ایسی کارروائی کے لیے کہ جس میں فیوچر میں عراق جیسا کام کچھ کیا جا سکے ایران کے ساتھ۔ بھلے ایران کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ باقی جناب دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ عراق میں مسئلہ ہوا تو پاکستان کے ساتھ بارڈر نہیں تھا عراق کا، وہ ایک فار لینڈ تھی، وہاں جو کچھ ہوا اس کے اثرات پاکستان تک ڈائریکٹلی نہیں آئے۔ افغانستان میں ہوا اس کے آئے، لیکن کیونکہ افغانستان کو لینڈ لاک کنٹری ہے تو امریکہ جاہی پاکستان کے ذریعے رہا تھا، تو وہ بھی کچھ حد تک امپیکٹ کنٹرولڈ تھا۔ اور افغانستان اٹ سیلف نہ اتنا ڈیولپڈ کنٹری تھا، نہ ان کی آرمی اتنی بڑی تھی۔ ایران ایک فل فلیج کنٹری ہے، اس کی فل فلیج بڑی آرمی ہے۔ جب آپ ایسے کسی ملک کے ساتھ پنگا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان پہ ایفیکٹس آئے گا، جس میں پاکستان سر فہرست ہے۔ بارڈر لگتا ہے آپ کا ایران کے ساتھ، کوئی 700-800-900 کلومیٹر کا بارڈر ہے آپ کا۔ اس کے بعد پھر چائنا ہے، وہ بھی ایفیکٹ ہوگا اس سے۔ تو اگر ایران میں کچھ بھی ہوتا ہے برا، اس کا ایفیکٹ بھی ڈائریکٹ پاکستان پہ امپیکٹ پڑتا ہے، اور اگر وہاں کچھ اچھا ہوتا ہے تب بھی امپیکٹ پاکستان پہ پڑتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی پریشانی کی بات ہے۔ اور جناب اس بارے سے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بائیڈن جو ہیں، ان کی جو انتظامیہ ہے، جو کیبنٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ پرو اسرائیلی لوگ ہیں، جو کہ یعنی یہودی ریاست کے ساتھ ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں، اور جن کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جو اسرائیل کے فائدے میں، اور ہر وہ کام سے بچا جائے جو جس سے اسرائیل کو نقصان ہو سکے، تو وہ ٹیمپریچر کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسرائیلی جو ہیں ان کا بھی بڑا سخت موقف ہے، بڑے سخت بیانات ہو رہے ہیں۔ اب جناب یہ وقت بتائے گا کہ یہ صرف بیانات تک بات رہے گی یا آگے کچھ عمل بھی ہوتا ہے اس پہ، یا عمل ہوتا ہے تو کس حد تک ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہارڈ لائن صرف اس لیے لی جا رہی ہو کہ معاہدے کی طرف لایا جا سکے، کچھ ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن منوائے جا سکیں کہ جس میں ہمارا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو۔ پر ایک بات تو سمجھنے والی ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کرنا یا اس پہ جنگ کرنا اتنا پیس آف کیک یا آسان نہیں ہے جتنا عراق اور افغانستان کے ساتھ تھا۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ، جیسے کوئی فردر اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یوں سمجھے کہ ایک تین گھنٹے لگتے ہیں ہمیں تقریباً 6-7 منٹ کی ویڈیو آپ تک لانے میں، اور ہم ڈیلی کی تقریباً 3 ویڈیو بناتے ہیں آپ کو باخبر رکھنے کے لیے۔ جب آپ کی طرف سے لائک ملتا ہے، کمنٹ میں آپ کی رائے ملتی ہے اور شیئر ملتا ہے اسپیشلی اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ یا فیس بک پہ، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی۔ پاکستان